जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का जो एडिटोरिया के द्वारा प्रैक्टिस सेट नया हुआ है उसी के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक को देख लिया था। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। मैंने बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आ जाते हैं हम लोग पहले प्रश्न पे। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में दिया हुआ है पहला प्रश्न आज का कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। तो जापान ने जो द्वितीय विश्व में आत्मसमर्पण किया था इसका कारण था कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के कारण अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया गया था। तो उसी के कारण जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ गया था। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका देख लेते हैं। कथन एक हम लोग दिया हुआ है कि स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने में अशोक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो करेक्ट है। आगे है कि ये बौद्ध और अन्य मठावासियों की स्मृति शेष के आधान थे, ये भी सही है। आगे दिया है ये ग्रामीण इलाकों में स्थित थे, ये भी सही है। आगे ये 4 नंबर में दिया हुआ कि ये व्यापार मार्गों के नज़दीक स्थित थे, जो ये गलत दिया हुआ है। तो इसका आंसर नहीं पूछ रहा था, सही नहीं है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 में दिया हुआ है कि किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अभिधम पिटक। ये जो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों जो हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे ग्रंथ। आगे हम लोग देखते हैं महाकाव्य शिलाकाव्यविदगमन किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित था ये संबंधित था शक्ति उपासना की पूजा पद्धति से, शक्ति उपासना की पूजा पद्धति से। और ये महाकाव्य जो है शिल्पादिगमनम, इस महाकाव्य के द्वारा जो है उत्तर भारत में चेदी एवं उत्तर कौशल राजवंश की उपस्थिति का प्रमाण मिलता है। और इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5 में दिया हुआ है कि जर्मन में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था। तो जर्मन में जो है नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह में दोनों में से 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था। तो डंका शाह के नाम से जो जाना जाता था ये मौलवी अहमदुल्ला शाह को, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मौलवी अहमदुल्ला शाह को। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे आते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी। तो ये जो था 10 लाख के जनसंख्या के आधार पर एक प्रतिनिधित्व। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिया हुआ है 8 नंबर में कि लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य था। तो लिनलिथगो आयोग का जो उद्देश्य था ये हो जाएगा भारत कृषि में संकट से संबंधित। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। लिनलिथगो जो है 1936 से 43 ईस्वी तक जो है गवर्नर जनरल एवं वायसराय रहे थे। और इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कृषि में संकट से संबंधित। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। तो ये कांग्रेस रेडियो का प्रसारण भारत छोड़ो आंदोलन के समय उषा मेहता ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग 10 नंबर पे आ जाते हैं। 10 में दिया हुआ है कि किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिससे संप्रभुत्व पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग ने।
मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को 6 जून 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से जो है स्वीकार कर लिया था। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मुगल शासक के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य कथन है। तो असत्य कथन इसमें कह रहा है कौन सा हो जाएगा, तो ये देख लेते हैं हम लोग इसका कथन। इसमें दिया हुआ पहला, कृषक समुदाय के संगठित और सजातीय समूह था, ये सही दिया हुआ है। और खाद्यान्नों की प्रचुरता थी, ये भी सही दिया हुआ है। आगे है, राज्य द्वारा उन फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता था जो अधिक राजस्व लेती थी, जो यही गलत दिया हुआ है। इसका आंसर असत्य ही कह रहा था, तो यही सत्य हो जाएगा। आगे है कि अधिकतर क्षेत्रों में वर्षा में 2 फसलों का उत्पाद होता था, ये भी सही दिया हुआ है। मुगल काल में को खेती की बारंबारता के आधार पर इसको जो है 4 भागों में बांट दिया गया था, जो कि पोलर, पर्ती, चचर एवं बंजर में बांटा गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा गलत दिया हुआ है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये 1887 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि इतिहासकार बर्नी दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत में शासन का वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। इसका जो आंसर ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, दिया हुआ है अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। आगे हम लोग देखेंगे शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया। तो शारदा एक्ट जो है ये जो पारित हुआ था, ये पारित हुआ था इरविन के समय में। आंसर तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इरविन के समय में। ये शारदा एक्ट जो है 1930 ईस्वी में हरविलास शारदा के प्रयास से जो है बाल विवाह निषेध एक्ट एक बना था, जिसमें कि लड़कों की आयु को 18 वर्ष और लड़की की आयु को 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो वही है ये शारदा एक्ट। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह नक्सलबंदिया नेता ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। आंसर ए इसका सही हो जाएगा, बाबर। आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था। तो चोल राजा के द्वारा जो बनाया गया था ये मंदिर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। देखते हैं प्रश्न नंबर 17 को हम लोग, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी। तो मजहरनामा की जो घोषणा है ये अकबर ने 1779 में की थी, 1779 में। आगे हम लोग देखते हैं इसका, और अकबर ने जो है 1875 ईस्वी में, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, 1875 में इबादत खाना की स्थापना की थी। आगे हम लोग देखते हैं, अब 82 में दीन इलाही धर्म जो चलाया था उसकी स्थापना की थी। आगे देखेंगे कि दिया हुआ 18 नंबर में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है सूची 1 में कि पहला अन्नामुरी, तो अन्नामुरी जो है हो जाएगा ये अन्नामलाई हो जाएगा। इधर पहाड़ी का नाम दिया हुआ है, इधर शिखर जो है अन्नामुरी शिखर जो है अन्नामलाई पहाड़ी पर है। उसके बाद डोडा बेटा हो जाएगा नीलगिरी पे। और फिर दिया हुआ है धूपगढ़ी जो हो जाएगा सतपुरा, और गुरु शिखर हो जाएगा अरावली। इस तरह से इसका आंसर 4 1 2 3 ऑप्शन सी में दिख रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वाराणसी कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, सतना।
ऑप्शन ए हो जाएगा 19 का 57। वर्तमान में जो है NH-44 सबसे लंबा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। आगे हम लोग देखते हैं भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन अवनालिका अपरदन से प्रभावित है। तो ये जो है चंबल नदी घाटी जो है ये अवनालिका अपरदन से प्रभावित है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर को कि दो समांतर भ्रंश के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे 22 नंबर पे आते हैं हम लोग, दिया हुआ है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। तो ऊर्जा का जो सर्वाधिक स्रोत है ये हो जाएगा पेट्रोल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर पे आ जाते हैं। 23 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में कि जब प्रकाश जल से ऑलिव ऑयल से गुजरती है तो किरण, जब प्रकाश जल से ऑलिव ऑयल में गुजरती है तो किरण क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये अविलंब की ओर मुड़ेगी। ऑप्शन बी में दिया हुआ है अविलंब की ओर मुड़ जाता है प्रकाश। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर पे, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का जो है सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 22 दिसंबर, इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे 25 नंबर पे आते हैं कि पाचन के दौरान मुक्त गैस्ट्रिक रस का पीएच मान होता है। पाचन के दौरान जो मुक्त गैस्ट्रिक रस स्रावित होता है उसका जो होता है पीएच मान पूछ रहा है। इसका हो जाएगा आंसर 7 से कम। वो अम्लीय होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम। फिर आगे देखते हैं प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है 148। ऑप्शन बी में दिया हुआ इसका करेक्ट हो जाएगा 148। आगे बढ़ते हम लोग 27 नंबर पे, छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होता है। तो स्मॉल पॉक्स का जो कारण है ये विषाणु के द्वारा फैलता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, विषाणुओं के द्वारा। फिर देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। आगे 28 नंबर की विज्ञान की अवस्था में एक व्यक्ति की सामान्यतः औसत श्वसन दर होती है। तो ये एक व्यक्ति की जो औसत श्वसन दर होती है ये 12 से 120 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 12 से 120। ऑप्शन सी दिया हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग सरल लोलक एक दोलक पूरा करने में जितना समय लगाता है उस सरल लोलक को क्या कहते हैं। तो उस सरल लोलक को जो है आवर्तकाल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर्तकाल। आगे निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो उभयधर्मी जो है ये SnO2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। आगे हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन को। 31 में दिया हुआ है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन का जो कार्यकारी सिद्धांत है ये अपकेंद्रन हो जाएगा। अपकेंद्रन बल के द्वारा वॉशिंग मशीन कार्य करता है। आगे देखते हैं हम लोग प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में शून्य होगी। प्रकाश की गति शून्य होगी कांच या शीशा के माध्यम में। ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट। आगे हम लोग देखेंगे फिर 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 32 में प्रकाश की गति निम्नलिखित माध्यम में न्यूनतम होगी। शून्य नहीं है, यहाँ पे न्यूनतम दिया है। तो न्यूनतम जो होगी ये कांच में हो जाएगी, सबसे कम कांच में। आगे हम लोग देखेंगे चुंबकत्व का चुंबकीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेटिनम के द्वारा। आगे 34 नंबर पे आते हैं हम लोग। 34 में दिया हुआ है कि एक विद्युत अपघट्य होता है एक द्रव्य जो विद्युत का चालन करता है। यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। आगे हम लोग 35 पे आते हैं कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो आवर्धक कांच में जो है ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस। फिर आगे देखेंगे हम लोग परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होता है। परमाणु के नाभिक में
जो मूल कण होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही परमाणु के नाभिक में होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दिया हुआ है, और इसका पहला कथन दिया हुआ है शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। फिर आगे दिया हुआ है, इसका ये कथन तो सही दिया हुआ है। अगला कथन हम लोग देखते हैं कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। कथन सही पूछ रहा था कौन है, इसमें एक और दो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे फिर है पादप की स्वास्थ्य वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा है। पादप की स्वास्थ्य वृद्धि के लिए जो सबसे अच्छी मृदा है ये दोमट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है। तो जलोढ़ मिट्टी के संबंध में जो कथन दिया हुआ है देख लेते हैं। यह उत्तर भारत की डेल्टा क्षेत्रों के अधिकांश भागों में पाई जाती है, सही है। यह मिट्टी और रेत का मिश्रण है, ये भी सही है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होती है, ये भी सही है। आगे जो है कि यह सब्जियों और फसल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है, यही गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे हम लोग 40 नंबर पे आते हैं। 40 में दिया हुआ है एक सहसंयोजक बंध किसके मध्य संभव है। तो एक सहसंयोजक बंध जो है ये समान तथा असमान परमाणुओं के मध्य संभव है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, समीकरण v बराबर u प्लस at जानकारी देता है। तो ये जो समीकरण है ये हमें इसे पता चलता है वेग समय का एक कार्य है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है वेग समय का एक कार्य है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे फिर हम लोग देखेंगे 42 नंबर को। 42 में दिया हुआ है कि लवण युक्त वातावरण अनुकूल पौधे को क्या कहते हैं। लवण युक्त वातावरण अनुकूल पौधे को जो है क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम गौर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है नीलम गौर, यही हो जाएगा आंसर। आगे हम लोग देखेंगे 44 नंबर। 44 पे आ जाते हैं। दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 में मिस यूनिवर्स का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है। तो 2023 का जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है ये जीता है, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 37 प्लासियस जो है ये निकारागुआ की थी, यही हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन सी। आगे फिर दिया है कि ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन हिल्स किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में प्रारंभ की गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन हिल्स, ये जो प्रारंभ किया गया ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देशों ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन लॉन्च किया है जो रेलवे, ट्रक और सड़क पर समान रूप से चल सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये जापान में किया गया है शुरू, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं किस राज्य के खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को मासिक वजीफा देने के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू किया है। तो ये जो शुरू किया है पंजाब राज्य सरकार ने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है। तो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के जो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला है ये बनी है पियाली बादशाह, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के लिए डैश पोर्टल लॉन्च किया गया। ये जो पोर्टल है राष्ट्रीय पुरस्कार लॉन्च किया गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे 50 नंबर देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। तो ये जो अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है 2023 को रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग COP 28 में
लिए गए निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका देख लेते हैं हम लोग कथन जो दिया हुआ है COP 28 के संबंध में। इसका पहला कथन दिया हुआ है कि 22 देशों के नाभिकीय ऊर्जा क्षमता को सन 2050 तक वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 3 गुना करने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। ये सही है। अगला कथन है कि 118 देशों ने वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को सन 2030 तक बढ़ाकर 3 गुना करने का संकल्प लिया। ये भी सही है। अगला है कि इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, ये भी सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं। 52 में क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग। 52 दिया हुआ है कि 2 दिसंबर 2023 को किस देश में आकाश रक्तवर्ण हो गया। तो ये जो है आकाश रक्तवर्ण ब्लड रेड हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केन्या। केन्या में ऐसा हो गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। बिहार में पूछ रहा है। तो बिहार में जो है पहली बार दूरदर्शन केंद्र जो है 1978 में स्थापित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हम लोग 54 नंबर पे आते हैं। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसान आंदोलन का नेतृत्व जो किया था ये राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के साथ किया था चंपारण में। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे 55 पे आते हैं। लोकसभा की सदस्य महुआ मोइत्रा को 8 दिसंबर 2023 को संसद से निष्कासित कर दिया गया। वे किस राजनीतिक दल से हैं। तो ये महुआ मोइत्रा जो है ये जो है राष्ट्रीय दल इनका हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग 56 नंबर पे। देश का पहला गेंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है। तो देश का पहला जो ये खोला गया है गेंडा संरक्षण और प्रजनन केंद्र पटना में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर पे आते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये जो गठन हुआ था इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1988 में, सॉरी 1986 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 में। ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में हो जाएगा, ये स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारतीय मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु कह रहा है ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैप केमोरिन में। इसका आंसर हो जाएगा कैप केमोरिन जो कि तमिलनाडु में है। और यही अगर इंदिरा पॉइंट जो दिया हुआ है ये इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन जो है भारत की मुख्य भूमि से दूरस्थ दक्षिण बिंदु जो है ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन भी इसे कहते हैं। ये अंडमान निकोबार के जो है निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है। तो ये जो प्रथम राष्ट्रीय पार्क है ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। ऑप्शन डी उसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम लोग। 60 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है कोयला। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं 61 नंबर। देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे। तो आलम आरा के जो निर्देशक थे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आदित्य ईरानी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आलम आरा फिल्म जो है 1931 ईस्वी में बनाई गई थी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। 62 में क्या दिया हुआ है। तो 62 में है कि सरसों किस कुल का पौधा है। तो सरसों किस कुल का पौधा है इसका आंसर हो जाएगा क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी जो है इस कुल के पौधे जो है सरसों, मूली,
शलजम आदि जो है इसी कुल के पौधे में आ जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 63 नंबर, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया था। तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का जो प्रतिपादन है ये किया गया था 1990 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे फिर देखेंगे हम लोग 64 नंबर, साख का आधार क्या है। तो साख का जो आधार है ये विश्वास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, विश्वास। 65 देखते हैं, 65 में दिया हुआ है कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। तो वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए जो खरीदता है उसे कहते हैं उपभोक्ता, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपभोक्ता। फिर आगे दिया है कि नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर, वही दिया हुआ है, देख लेते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कि बैंकों के पास अधिक तरलता होगा, ये सही हो जाएगा। फिर अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, ये भी सही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, ये भी सही है। और वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो है 1 2 3 4 सही हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण नहीं है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो है निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ये सब प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाते हैं। और अप्रत्यक्ष में उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क एवं जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 68 नंबर, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे फिर हम लोग 68 नंबर पे आते हैं। 68 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है। तो ये जो बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यही हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। आगे दिया हुआ है कि देशों के बीच तेजी से एकीकरण या संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये संयोजन की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैश्वीकरण। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। अल्प विकसित देशों में जो है गरीबी का मुख्य कारण आय की असमानता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आय की असमानता। आगे हम लोग 71 नंबर को देखते हैं। 71 में कह रहा है, देख लेते हैं हम लोग कि निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो संसदीय क्षेत्र जो सबसे बड़ा है ये मलकजागिरी तेलंगाना, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ। तो प्रथम राजकीय भाषा आयोग का जो गठन हुआ 1955 ईस्वी में, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखेंगे 73 नंबर, फिर राज्यसभा के सदस्य डैश मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये निर्वाचित किए जाते हैं एकल अहस्तांतरणीय विधि के द्वारा, एकल अहस्तांतरणीय विधि के द्वारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो ये जो भागीदारी सुनिश्चित की गई थी अनुच्छेद 43 के ए में, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग 75 नंबर पे, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर डैश होता है, ब्लॉक स्तर पर जो होता है वो पंचायत समिति हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। तो ये परामर्शदाता समिति के जो अध्यक्ष ये सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 76 का ऑप्शन सी। आगे हम लोग देखेंगे 77 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची में जो है ये कुल 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित विषय को दिए गए हैं। तो इसके 29
विषय इसमें है। आगे है 12वीं में दिया हुआ है जो ये नगर पालिका से है और उसमें 18 विषय हैं टोटल, जो ऑप्शन डी में है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग 78 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो सही सुमेलित नहीं है इसका देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय, ये सही है। जनगणना संघ सूची का विषय है, ये भी सही है। दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची में, ये भी सही है। और राज्यसभा में सीटों की संख्या, राज्यसभा में सीटों की संख्या ये 6ठी अनुसूची दिया हुआ है, जो कि यही गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। संसद का व्यय का लेखा जोखा में से कौन देखता है? संसद के व्यय का लेखा जोखा निम्न में से कौन देखता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। दिया हुआ है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। तो परामर्शदाता समिति के जो अध्यक्ष थे ये सरदार पटेल हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट, सरदार पटेल। आज हमारा सेट यहीं पे समाप्त होता है। इससे आगे जो है ये मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। वीडियो को पूरा देखकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।